वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। देखिए मैं इसमें जितनी भी आपके बुक में मिडिल क्वेश्चंस थे उसको कवर कर लिया हूँ, और साथ ही साथ में आपको अगर इसमें नोट्स अगर अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ते हैं तो सारे आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लेकर सारे प्रश्न को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट करके याद रखिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए स्वास्थ्य क्या है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए आपको मानसिक तौर पर भी अच्छा रहना पड़ेगा, शारीरिक और सामाजिक, सामाजिक का मतलब आपको सोशल भी अच्छा रहना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई स्वास्थ्य का परिभाषा क्या था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी दिया है, उसका परिभाषा क्या दिया है, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का ना होना। मतलब ये अगर रहता है तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका परिभाषा दिया। तो दोनों सिमिलरिटी है, लेकिन आपको दोनों याद रखनी है ना, एग्जाम में हो सकता है दोनों पूछ सकता है। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। तो देखिए अच्छा स्वास्थ्य का मूल शर्त क्या है, संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यायाम एवं विश्राम, दुर्व्यसन, इसको एडिक्शन कहते हैं, एडिक्शन का ना होना, मतलब दुर्व्यसन का ना होना, मतलब आपको अगर एडिक्शन किसी चीज का नहीं है तो आप अस्वस्थ हैं। ठीक है, अगला है कि संतुलित आहार क्या होती है। तो देखिए संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि सही मात्रा में होता है। बहुत सारा भोजन, आप बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन संतुलित आहार वही होता है जिसमें कि ये सारे चीज होते हैं ना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य क्या होती है। तो देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भलाई, है ना, जैसे हाथ धोना, है ना, स्नान करना, मौखिक देखभाल, बालों का देखभाल, नाखून संवारना, साफ कपड़े पहनना, ये सब सारे जो है ना वह व्यक्तिगत क्या है, तो व्यक्तिगत घरेलू स्वास्थ्य का उपाय है। नेक्स्ट है स्वच्छ भोजन एवं जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए भोजन, जल तथा वायु मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं तथा रोगों के स्रोत भी हैं। देखिए भोजन ये सब क्या है, अगर आपके बॉडी में अगर आप बीमार पड़ते हो तो यही तीन चीज से है ना, भोजन से, जल से और क्या है तो वायु से, ये तीनों चीज से बीमार पड़ते हैं। और यही जो है ना, ये भोजन मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ में यही कारक भी है आपके शरीर में बीमारी पहुंचाने का। इसलिए स्वच्छ भोजन, जल एवं वायु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है शुद्ध हवा में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और शेष जो बच जाता है उसमें धूल है, गैसें हैं, जलवाष्प, ये सब सारी चीज रहती है। तो आपको इसमें नोट्स में आपको लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यायाम एवं विश्राम क्या होती है। तो व्यायाम और विश्राम दोनों ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। देखिए व्यायाम का मतलब हुआ कि व्यायाम, एक्सरसाइज, आपको स्वस्थ रहने के लिए ये सब गतिविधि करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आप हेल्थी रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ जबकि। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दो था, व्यायाम और विश्राम क्या होते थे। विश्राम क्या होता है, देखिए जबकि विश्राम का अर्थ है एक ऐसा क्रियाकलाप या मनोरंजन जिसमें हमें कार्य से मुक्ति मिलती हो। विश्राम से तन और मन की समस्या दूर की जा सकती है। देखिए आपको अगर रेस्ट करते हो, विश्राम करते हो, तो आपका तन और मन दोनों, मतलब शरीर का भी थकावट और मन का भी, जो मन में जो मन का थकावट होता है दोनों दूर होता है, तनाव आदि का भी निवारण होता है। ये हो गया, ये व्यायाम और विश्राम हो गया। नेक्स्ट है दुर्व्यसन क्या होता है। देखिए दुर्व्यसन जो होता है इसको कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको कि किसी का चाय का एडिक्शन होगा, किसी का भात खाने का एडिक्शन होगा, ना जाने अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दुर्व्यसन क्या होती है। तो दुर्व्यसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या कारिक तौर पर किसी ऐसे चीज पर निर्भर हो जाता है जो कि उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मतलब जो हानि पहुंचाता है वही उसको खाना अच्छा लगता है ना, तो ये दुर्व्यसन कहलाता है। जैसे देखिए नोट में क्या लिखे हैं, शराब पीना मानसिक एवं शारीरिक चुस्ती को कम करती है और ज्यादा शराब का सेवन तंत्रिका तंत्र या यकृत को हानि पहुंचाता है। धूम्रपान श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग को और कैंसर
और भयानक रोग पैदा करती है। तंबाकू चबाना मुंह का कैंसर और दांतों की समस्या को पैदा करती है। मादक द्रव्य जैसे हीरोइन, कोकीन, हशीश तंत्रिका तंत्र को प्रभावित, मतलब देखिए सब ने कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, लेकिन लोग तब पर भी उसको सेवन करते हैं क्योंकि उसको जो है ना मानसिक रूप से उसको अच्छा लगता है ना, लेकिन यह उसके लिए बहुत हानिकारक है और दुर्व्यसन है। नेक्स्ट है रोग क्या होती है, मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। रोग क्या होती है, तो रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं। देखिए आपके कोई भी बॉडी में, जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका हाथ कोई काम नहीं कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, मांस में कहीं दर्द है, तो सिंपल सी बात है आप रोगी हैं, है ना। रोग मतलब आपके कोई भी अंग हो, आपको सही ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है तो आप रोगी हैं। नेक्स्ट है रोग लक्षण किसे कहते हैं, तो वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य ना करने के से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकते हैं, रोग लक्षण कहलाते हैं। देखिए रोग लक्षण का मतलब वह केवल रोगी महसूस करेगा तो वह क्या हो गया, रोग लक्षण हो गया, है ना। आंखों का लाल हो जाना, इसमें चिपचिपे स्राव का निकलना, लगातार पानी आना, ये आंखों का कौन से रोग का चिन्ह है, तो देखिए इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आंख में अगर ये चीज अगर इतना गुण मतलब अगर हो रहा है, इसमें अगर ये ऐसा लक्षण है तो उसको क्या है, कंजक्टिवाइटिस का ये लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना, किस रोग का, मतलब अगर मान ली त्वचा और आंख का अगर पीला होगा तो देखिए बहुत सारी बीमारी में होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है हेपेटाइटिस में, है ना, देखा जाता है ये लक्षण। रोगों के प्रकार के निर्धारण के लिए चिकित्सा रोग लक्षण चिन्हों के अवलोकन के अतिरिक्त कई प्रकार के जांच करवा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर होगा क्वेश्चन ही बनाइए, तो कौन कौन से प्रकार का, मतलब किस तरह का जांच करवा सकते हैं। देखिए पेशाब हो गया, पैखाना हो गया, तथा रक्त की जांच, एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड, मतलब ये सबसे जांच से डॉक्टर खुद पता कर सकते हैं कि आखिर में इसको क्या प्रॉब्लम है, इसकी जांच करने के बाद, है ना। तीव्र तथा चिरकालिक, ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जो तीव्र होते हैं। जैसे तीव्र रोग क्या होते हैं, तो लिखा ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए अर्थात कम समय के लिए तथा तीक्ष्ण होता है, तीव्र रोग के श्रेणी में आते हैं। मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि मतलब तुरंत आता है लेकिन कम समय के लिए रहता है, उसको तीव्रकालिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है तीव्र कहते हैं। अब चिरकालिक क्या होता है, जैसे कुछ तीव्र रोगों के उदाहरण अगर बोलेगा तो मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डाउनस्ट्रॉम, है ना, पार्किंसोनियन सिंड्रोम, ये है तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम इत्यादि। ये सब सारे जो बीमारी हैं ये क्या है, तीव्र वाले, मतलब अचानक आने वाले हैं और कम समय के लिए रहता है, लेकिन हाँ जब तक रहता है तबाह करके रहता है। चिरकालिक रोग क्या होता है, तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बहुत समय तक बना रहता है, उसको चिरकालिक रोग कहते हैं। कुछ चिरकालिक रोगों के उदाहरण लिखिए, तो चिरकालिक मतलब कैंसर एक बार हो जाता है तो काफी दिन तक रहता है और काफी परेशान करके रहता है। मधुमेह, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, उच्च रक्तचाप, है ना, जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ये सब सारे अस्थमा, ये सब सारी बीमारी जो है वो चिरकालिक है। नेक्स्ट है रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार को कितने बृहत समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए रोग को जो है ना वो दो बृहत समूहों में बांटा सकता है। पहला शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाले, देखिए कभी कभी क्या होता है शरीर के आंतरिक कारक से होने वाले बीमारी होता है, कुछ होते हैं बाह्य कारक से, है ना। तो पढ़ेंगे आंतरिक कारक से कौन कौन से होते हैं। तो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, देखिए यही तो आंतरिक वाला, तो जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अनुवांशिक। जैसे आपके पिता को कोई बीमारी था, आपके दादा का था, फिर आपको भी हो गया, तो सिंपल सी बात है ऐसे बीमारी को अनुवांशिक कहते हैं। मतलब अनुवांशिक का मतलब हुआ कि जो वंश से चला आ रहा है और आपको भी हो गया, है ना। हेमोफीलिया कैसा रोग है, हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में रोगी के रक्त में थक्का बनने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में शरीर के किसी भाग के कटने फटने से अत्यधिक रक्त बहने के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। मतलब देखिए एक जो बीमारी है हेमोफीलिया, है ना, हेमोफीलिया कैसे बीमारी है, तो बोलता है कि ये अगर हो जाता है आपके बॉडी में, तो बॉडी में अगर कहीं पर बॉडी कटता फटता है तो ब्लड निकलता रह जाएगा, तो ये हेमोफीलिया हो गया। ठीक है, तो ये अनुवांशिक बीमारी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ देती है ना। देखिए ये क्या है, तो अंतःस्रावी आपके बॉडी में बहुत सारे ग्रंथियां हैं, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है आपके बॉडी में हर समय क्या करता है, हार्मोन जिस समय जिसका जरूरत पड़ेगा उस हार्मोन को रिलीज करता है।
शरीर में हार्मोन कम या ज़्यादा बनने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए, शरीर में कम अगर ज़्यादा हार्मोन या कम बने या ज़्यादा होता है तो मधुमेह या डायबिटीज़ तथा भीमकायत्व या जाइगेंटिज्म। देखिए, भीमकायत्व क्या होता है? पैर का बहुत फूल जाना, कोई भी शरीर का एक अंग इतना फूल जाना कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो पैर उठा नहीं सकता, या ये समस्या जो भीमकायत्व बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज किस हार्मोन की कमी कम हो जाने के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है, तो उसकी कम, अगर मान लीजिए डायबिटीज अगर किसी को होता है तो वहाँ इंसुलिन क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं जाइगेंटिज्म, है ना, कैसा बीमारी है? तो जिसको कहते हैं भीमकायत्व, यहाँ पर बताए थे भीमकायत्व। तो देखिए, जाइगेंटिज्म जो है में शरीर का, मनुष्य के शरीर सामान्य से बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा वृद्धि हार्मोन्स के ज़्यादा बनने के कारण होता है। अगर बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं तो ये क्या होता है? ये बीमारी भीमकायत्व जो है शरीर का एक अंग का बड़ा हो जाना, ये हो जाता है। अब आते हैं, ये तो था सारे आंतरिक बीमारी जो कि बॉडी के अंदर वाला, और साथ साथ में ये हो कि वह ऐसा बीमारी जो कि अनुवांशिक हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाह्य कारक तथा उससे होने वाले रोग। तो देखिए, बाह्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव उसको रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ठीक है, पैथोजेंस कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है विषाणु के कारण होने वाले कुछ रोगों के नाम। देखिए, विषाणु के कारण होने वाले जो रोग है उसका नाम है हैजा, कोलेरा, क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, न्यूमोनिया आदि। ये सब जो है ये किसके कारण? विषाणु के कारण होते हैं। आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा, केवल यही रोग नहीं, बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन कुछ रोग का नाम बोले थे। बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ रोग के नाम, तो खसरा, चेचक, पोलियो, है ना, एनसेफ्लाइटिस तथा इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारी भी होते हैं, क्या होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले कुछ रोग के नाम, तो मलेरिया, कालाजार, और भी बहुत सारे होते हैं। आप लोग के बुक में तालिका 4.1 में दिया गया, उसको सारा आप लोग अपने फेयर में या नोट्स में अच्छे से लिख के उसको पढ़ लीजिए, है ना। अब आते हैं संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक। देखिए, सूक्ष्मजीव अगर के कारण अगर होगा तो ऐसे बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब सारे जो बीमारी हैं वो संक्रामक रोग हैं। ठीक है, और संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो संक्रामक अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते, असंक्रामक, मतलब इसके कारण नहीं होगा तो उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। अब आते हैं संचारित रोग किसे कहते हैं? देखिए, संचारित रोग एवं संक्रमित व्यक्ति, है ना, एक संक्रमित व्यक्ति, इससे पहले संचारित का मतलब कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल का मतलब एक जगह से या एक आदमी से, एक व्यक्ति से, एक जानवर से दूसरे व्यक्ति या जानवर में पहुंच सकता है, उसको वैसे बीमारी को संचारित बीमारी कहते हैं। ठीक है, से अन्य व्यक्तियों में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कारकों जैसे हवा, भोजन, जल, स्पर्श आदि के माध्यम से फैलते हैं, ऐसे बीमारी को संचारित बीमारी कहते हैं, संचारित रोग कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया कैसे होता है? तो देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। देखिए, आपको बता दें कि मादा एनोफिलीज एक मच्छर होता है, उसको काटने से मलेरिया होता है ना। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का उपचार कैसे? अगर मान लीजिए किसी को संक्रामक रोग हो जाता है तो कैसे उपचार किया जा सकता है? देखिए, संक्रामक रोग का उपचार 2 सिद्धांतों पर आधारित। पहला, दवाइयों के द्वारा रोगों के लक्षण, है ना, एवं प्रभावों को कम करना। देखिए, सबसे पहले दवाई से क्या करता है? उसके प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन हाँ, जड़ से समाप्त नहीं होता है। दूसरा, रोगों के कारक रोगाणुओं को समाप्त कर रोगों का नियंत्रण करना। रोग के बहुत को क्या होता है? रोगाणु जो उसके बॉडी में जिस रोगाणु के कारण उसको बीमारी हुआ है उसी को नष्ट कर देता है। तो 2 तरीके से संक्रामक बीमारी को दूर किया जा सकता है। अब आते हैं टीकाकरण, है ना। टीका की खोज किसने और कब की थी? तो देखिए, एडवर्ड जेनर, है ना, यहाँ पर जो लिखे हैं इस यहाँ पर होगा 1796। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 1796 होगा। ठीक है, 1796 में किया था, यहाँ पर गलती लिखा गया था 1796। तो देखिए, 1796 में एडवर्ड जेनर ने किया था टीका का, एक गाय के द्वारा किया था। गाय के हाँ, देखिए, टीका किसे कहते? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक, है ना, क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, किसी अन्य रूप से दिया, तो या तो हो सकता है आपको नस में दिया जाए, इससे जो दिया जाता है इसको कहते हैं टीका। तो टीका का मतलब ही हो जाता है
कि आपको एंटीडोट दिया जाता है। मतलब अगर मान ली कोई बीमारी होने वाला होगा तो उससे पहले आपको दे दिया एंटीवायरस, जिसके कारण आपके अंदर में वायरस या जो बीमारी होगा रोगाणु के कारण वो रोगाणु होगा ही नहीं, ठीक है। टीकाकरण किसे कहते हैं? तो टीका की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। देखिए टीका का जो प्रक्रिया होता है, टीका देने का जो प्रक्रिया होता है उसी को टीकाकरण कहते हैं। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो देखिए वैक्सीन की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैका तथा वैकिनिया है जिसको कहते हैं। वैका का मतलब काउ होता है, वैकिनिया का मतलब काउ पॉक्स से हुआ है, ठीक है। कौन कौन से रोगों का प्रतिरक्षा टीका विकसित हो चुका है? देखिए अभी तक में कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस तथा रेबीज, ये सब का टीका उपलब्ध हो चुका है। इसको अगर पहले से इसको अगर टीका ले लेते हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगा, है ना। हमारे देश में टीकाकरण का कौन कौन सा अभियान चल, देखिए हम लोग के देश में जो है टीकाकरण का बहुत सारे अभियान चला है। जैसे देखिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो अभियान, मीजल्स रूबेला अभियान, ये सब सारे जो अभियान चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि आपको बीमारी होने से पहले आपको ये टीका दे दिया जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो पोलियो सूक्ष्म जीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। ये पल्स पोलियो अगर आप पल्स पोलियो मतलब पोलियो भी नहीं पीते हैं तो अगर पोलियो अगर सूक्ष्म जीव के कारण होता है, वायरस ही रहता है पोलियो, तो आपके बॉडी में अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपको लकवा मारने का मतलब एक अंग टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस रहता है और हमेशा रह जाएगा वो। किन बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है? तो पोलियो की दवा 5 साल तक के बच्चों को करीब 15 बार, मतलब 5 साल तक ही पिलाई जाती है। 15 बार आपको किसी भी माध्यम से पिला के भी, और हो सकता है मांस में दे के, नस में दे के, या अलग अलग तरीके से आपको इंसर्ट करा सकता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया कैसा रोग है? तो देखिए मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों लिखा वाइवेक्स है ना, वाइवेक्स ओवेल फ्लसीपेरम या मलेरियाई है ना द्वारा होने वाला रोग है। मतलब मलेरिया जो है बस आपको ध्यान रखना प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है ना के विभिन्न प्रजाति, मतलब ये सब जो उसका प्रजाति इसके द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया का लक्षण क्या होता है? तो देखिए मलेरिया अगर कभी होता है तो आपको शायद ठंड लगना, सिर दर्द, मतली है ना, उच्च बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, रक्तचाप है ना, विपुल पसीना, ये सब सारे आपको है ना हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि ये होगा तो आपको मलेरिया होगा, लेकिन फिर इसके साथ जांच भी रहेगा, जांच के कारण से पता चलेगा। मलेरिया का रोकथाम कैसे किया जा सकता है? तो मलेरिया का रोकथाम के लिए ये उपाय है। पहला, घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें, पानी के बर्तन है ना, कूलर और टंकियों को साफ रखें, खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, कहीं पानी जमा हो गया हो तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। ये सब सारे उपाय से आप मलेरिया से बच सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा बीमारी जिसका नाम है डायरिया। डायरिया कैसी बीमारी है? तो डायरिया एक पाचन संबंधी समस्या है, इसे दस्त भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, डायरिया में आपको दस्त होता है, मतलब है ना। डायरिया होने पर मल पानी की तरह पतला हो जाता है, मतलब जो लेट्रिन होता है बिल्कुल पतला हो जाता है पानी की तरह, इसको डायरिया में, ठीक है। जठरांत शोथ किसे कहते हैं? तो लिखा, संक्रमित आमाशय और आंत में जब सूजन हो जाती है तब उसे जठरांत शोथ कहा जाता है। देखिए आपके जो आंत है, आंत जो आमाशय में जो पेट में आंत है, तो आंत में क्या होता है, उसमें एक सूजन मतलब फूलने लगता है, उसको जठरांत कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायरिया का लक्षण क्या है? तो देखिए डायरिया में तो लगातार दस्त तथा पेट दर्द इस रोग का सामान्य, मतलब लगातार दस्त होते रहेगा, ठीक है। दस्त के साथ साथ कभी कभी मिचली एवं उल्टी भी होती है। पेचिश की अवस्था में आंत की दीवार से निकलने वाले रक्त भी दस्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है। मतलब देखिए ये जो है ना रक्त मतलब खून भी निकलने लगता है खांसते छींकते है ना, तो ये भी होता है या दस्त के साथ निकलने लगता है ना। तो डायरिया का ही लक्षण है। डायरिया की रोकथाम, अगर मान ली डायरिया अगर हो जाता है उसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय है? तो देखिए इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए सभी को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमण रहित होना चाहिए, सदा गर्म एवं ताजा पकाया गया भोजन खाना चाहिए इत्यादि। ये सब सारे उपाय से आप डायरिया का रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड क्या होती है? तो टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जो स्लाज्मोनेला है ना टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के
इन्फेक्शन के कारण होता है। देखिए ये जो टाइफाइड है या बॉडी में क्या होता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम बैक्टीरिया जो है, मतलब ये बता रहा है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, अगर मान ली बॉडी में ये बैक्टीरिया प्रवेश करने के बाद इन्फेक्शन करता है तो ये बॉडी में हो सकता है टाइफाइड। टाइफाइड का लक्षण क्या है, तो तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आना, नाड़ी की पल्स है उसका रेट मतलब धीमी हो जाना प्रायः इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। रोगी की छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाता है, जिसमें रक्त मतलब जो है पेट में अल्सर होने के बाद क्या होता है, पेट में रक्त मतलब जो रक्त भी निकलने लगता है बाथरूम के रास्ते से, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं टाइफाइड का रोकथाम कैसे की जा सकती है। इस रोग के फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तिगत को स्वच्छता, देखिए हर बीमारी में स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ रहने की जगह तथा आस पड़ोस को साफ रखकर मक्खियों को पनपने से रोका जाना चाहिए। आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी का हल्का तथा आसानी पचने वाला भोजन देना चाहिए। तो इन सारी चीज से रोकथाम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, है ना, तो क्षय रोग जिसको आप लोग कहते हैं, इसको टीबी, है ना, टीबी का नाम ही क्षय रोग है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं। तो टीबी, तो सबसे पहले जानेंगे कि टीबी होता है क्या, क्षय रोग होता है क्या। लिखा हुआ टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, जिसको कहते हैं एमटीबी, है ना, बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। जो है ये सबसे जो है ना, टीबी जो है किसको प्रभावित करता है, आपके फेफड़ा को, है, हृदय को। तो ये सबसे ज्यादा। क्षय रोग कैसे फैलता है, तो यह रोग संक्रमित रोगी के थूक, है ना, फिर कफ, खांसी के माध्यम से फैलता है। मतलब जो क्षय रोग होता है यह थूक से, है ना, और ये जो खांसी है उसी कारण से फैलता है। क्षय रोग से ग्रसित गाय के दूध को बिना अच्छी तरह से उबाले पीने से भी यह रोग होता है। हमारे देश में औसतन प्रति, है ना, 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। मतलब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, गाय को बिना उबाले दूध पी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बीमारी होने का चांस रहता है, ठीक है, टीबी वगैरह, है ना। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी के समय में जो जांच जिस तरह डॉक्टर कर रहे हैं, तो पता चला है कि दूध में जो गाय का दूध जो होता है डायरेक्टली पीने से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, क्षय रोग या टीबी का लक्षण क्या होता है। देखिए सामान्यतः हल्का बुखार होना, लगातार खांसी आना, खांसते समय कफ या बलगम के साथ रक्त निकलना, मतलब कंठ छिला जाने के बाद वो खून निकलने लगता है, रात में शरीर से पसीना निकलना क्षय रोग के प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट है कि टीबी का रोकथाम कैसे किया जा सकता है। देखिए टीबी का रोकथाम करने के लिए, क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों विशेषकर बच्चों से अलग रखना। अगर मान ली किसी को हो गया तो बच्चा से अलग रखना है, साथ ही साथ में केवल बच्चे नहीं, विशेषकर बच्चे से, बाकी वो तो अलग रहना ही है। रोगी को यत्र तत्र थूकते या खांसते समय निकलने वाले विफल, है ना, यहाँ पर को मतलब जो दिखा हुआ, सॉरी, निकलने वाले यहाँ पर होगा, निकलने वाले कफ, है ना, को फेंकने से रोकना चाहिए। मतलब अगर उसके मुंह से जो निकलता है कफ वगैरह तो उसको इधर उधर जहाँ तहाँ ना फेंकें। खांसते समय रोगी को रुमाल या हाथ से मुंह ढककर रखना चाहिए। ये सब सारे जो है ना टीबी का रोकथाम का उपाय है। हेपेटाइटिस क्या होता है, अगला बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, तो हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन पैदा करता है। यह बीमारी अत्यधिक शराब पीने, विषाक्त पदार्थों, दवाओं और कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण होता है। देखिए हेपेटाइटिस बीमारी है तो इसमें क्या होता है कि विषाक्त जो शराब वगैरह ज़्यादा पीता है तो ये बीमारी अक्सर जो है ना आपके लीवर को खराब करता है। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए हेपेटाइटिस टोटल 7 प्रकार के होते हैं, है ना। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ये 7 हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस का लक्षण क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे सिर दर्द, हल्का बुखार, जॉन्डिस या पीली त्वचा इसको बोलते हैं, एवं गहरे रंग के मूत्र इस रोग के साधारण, मतलब जो है ना पीला, ज़्यादा पूरा गाढ़ा पीला इसका मूत्र का हो जाएगा रंग। तो हेपेटाइटिस का ये लक्षण है, मतलब ये लक्षण सामान्य लक्षण है ना। हेपेटाइटिस का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो यकृत को आराम देने एवं स्वस्थ रखने के लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट भोजन का अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आप खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उतना नहीं हो पाता है और पेट तो भर जाता है लेकिन आपको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। रोगी को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए इत्यादि। ये सब सारे जो हेपेटाइटिस के नियंत्रण हो सकता है इससे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस का रोकथाम कैसे किया जाता है, तो हेपेटाइटिस का रोकथाम दवाओं के लिए सुई साझा न कर। बहुत को क्या करते हैं, एक सुई लगाए उसी सुई को दूसरे में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दूसरा एक बार जो यूज हो गया सुई उसको दोबारा आप यूज ना करें। रेजर साझा न कर, बहुत लोग देखते हैं दाढ़ी बनाए तो रेजर को भी दूसरे को शेयर करते हैं, तो ये भी ना करें। व्यक्तिगत
है ना, दूसरे व्यक्ति के टूथब्रश या टूथब्रश का उपयोग न, बहुत को क्या करते हैं टूथब्रश का भी शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। टीके लगवाएं इत्यादि, ये सब के कारण हेपेटाइटिस रोकथाम हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट बीमारी, जिसका नाम है रेबीज, है ना। रेबीज क्या होता है? तो रेबीज एक रेप्टो वायरस के कारण होने वाला एक घातक रोग है। तीव्र संक्रमण होने पर इसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है ना। रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्ते के शरीर में विभिन्न वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। देखिए रेबीज एक बीमारी जिसके कारण क्या होता है शरीर में, है ना, ये जो रेब्रो वायरस है इसके कारण हो जाता है और बॉडी में फैलने के कारण इसमें आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ना। कौन कौन से जंतु रेबीज के संग्रह? देखिए केवल कुत्ता से नहीं होता लेकिन अन्य जानवर से, कुत्ते के अतिरिक्त बिल्ली, बंदर, गीदड़, चमगादड़, गिलहरी जैसे मैमेलिया वर्ग के जंतु भी इस वायरस के संग्राहक, मतलब केवल यही नहीं है और भी ये सभी जंतु से हो सकता है बीमारी, केवल कुत्ता से नहीं, है ना। रेबीज के हो जाने पर मनुष्य का आचरण कैसा हो जाता है? देखिए अगर रेबीज बाई चांस हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, अगर आप उसका एंटीवायरस नहीं लेते हैं, अगर रेबीज हो गया है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तो बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ना और खाद्य पदार्थों जैसे मिट्टी, लकड़ी को खाने लगना, है ना, किसी व्यक्ति को काटने दौड़ना आदि कुत्ते का आचरण हो जाता है। मतलब केवल यही नहीं, है ना। तो अगर बाई चांस रेबीज का असर हो गया है अगर आपके शरीर में, तो ये सब कर सकते हैं। मतलब जो नहीं खाने, और खाद्य मतलब बिना खाने वाला, जैसे लकड़ी कभी खाने लगेगा, मिट्टी खाने लगेगा, ये सब कार्य खोज कर सकते हैं। क्या बात है? रेबीज के लक्षण क्या होते हैं? तो सिर दर्द, हल्का बुखार एवं गर्दन में दर्द इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है। मुख से लार टपकना, क्रोधित होकर चीखना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाहट तथा कभी कभी बिल्कुल सुस्त हो जाना इस रोग के लक्षण है। मतलब ये सारे चीज उसका लक्षण देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रेबीज का रोकथाम कैसे किया जा सकता है? तो देखिए संक्रमण के बचाव के लिए, अगर मान ली बीमारी हो गया, इसके बचाव के लिए, है ना, रेबीज का टीका लगवाएं। अपने पालतू जानवर को बीमारी के खिलाफ टीका, देखिए आजकल जानवर को भी टीका लगाया जाता है, आप लोग लगाते नहीं, लगवाते नहीं, ये मिल जाएगा आपको अस्पताल में, जानवर का भी टीका लगता है ना। जंगली जानवरों से दूर बनाए रखें, घावों को साबुन एवं पानी से धोएं और अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। अपने पालतू जानवरों को अन्य आवारा कुत्तों से दूर रखें। ये सारे जो है रेबीज का रोकथाम का उपाय हो सकता है, आप इसको करिएगा तो उससे रेबीज नहीं होगा। और कहीं ना कहीं रेबीज का पहले जानवर काटेगा ही नहीं, और हर चीज से आप उसको काटेगा भी तो आप उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है एड्स, जो कि घातक बीमारी है। एड्स क्या होती है? तो यह HIV, देखिए ये वायरस का नाम है और यह एड्स बीमारी का नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा। HIV के संक्रमण, है ना, के होने वाला रोग है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इससे शरीर की रोग निरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, जिसके कारण रोगी आसानी से अनेक रोगों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। देखिए अभी जो एड्स अगर किसी को हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में जो वायरस से लड़ने के लिए, है ना, जो क्षमता होती है सारी क्षमता खो जाती है। मतलब कोई भी बीमारी तुरंत अटैक कर लेता है, आप बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। यही कारण है कि एड्स रोगी शरीर में हुए अन्य संक्रमणों के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। मतलब इतना बीमारी हो जाएगा कि आपको मरने के सिवा आपको कुछ नहीं हो, इसलिए इसका ये घातक बीमारी है। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया, है ना। बहुत अच्छे से आपको पढ़ने नहीं आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म है। अगला है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन, है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये दोनों फुल फॉर्म आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट है एड्स का लक्षण क्या होता है? देखिए फूली हुई लसिका ग्रंथियां, आपकी थाई के पास, जांघ के पास एक लसिका ग्रंथि होता है, वो उसका फूल जाना, शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते रहना, अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब होना, बीच बीच में बीमारी होना, त्वचा पर जहां तहां घाव होना, बराबर थकावट महसूस करना, बोलचाल में कष्ट का अनुभव करना, स्मरण शक्ति कम हो जाना, मतलब सारे एड्स का लक्षण है। नेक्स्ट है एड्स कैसे फैलता है? एड्स के संक्रामक का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध, है ना, रक्त के आदान प्रदान, माँ के शिशु में संक्रमण, चुंबन के दौरान लार का, जैसे मान ली किसी व्यक्ति का अगर ये हो गया है या फिर हो गया और ना फिर आप एक व्यक्ति से अगर यौन संबंध रखते हैं तो दूसरा से रखते हैं, तो इससे क्या होगा? आपको ये बीमारी हो सकता है ना, होने के चांसेस रहते हैं। या फिर बहुत बार क्या होता है चुंबन किसके दौरान जो है ना, किसके दौरान क्या करता है, जैसे किसी को हुआ है तो बताता नहीं, या फिर नहीं भी बताता जो उसको पता नहीं है, इसके कारण से वो फैलने का चांसेस रहते हैं, है ना। इसलिए
ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जरूरी नहीं कि आप सेक्स किए हो तब हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं भी किए हो तब भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह के वो फैल सकता है। अगला है एड्स के इलाज हेतु अभी तक कोई टीका या औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है ना। वर्तमान में वैज्ञानिक एड्स के बचाव संबंधी टीके एवं औषधि निर्माण में प्रयत्नशील है। मतलब देखिए इसका अभी तक इसका इलाज के लिए टीका नहीं आया, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। एड्स का रोकथाम कैसे किया जा सकता है? एड्स से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने आप को अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रखना, है ना। अनैतिक मतलब जो आपके लिए हित नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे यौन संबंध जो होता है उससे दूर रखना। जब भी इंजेक्शन लगवाएं केवल डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजेबल अर्थात एक बार व्यवहार में लाने के बाद नष्ट कर दिए जाने वाले सुई का प्रयोग है। बहुत लोग क्या करता है, एक बार में नष्ट, मतलब सुई क्या करता है, इस्तेमाल हो सकता है साझा करे कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड के कारण, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर साझा करता है तो ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरे व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में आने वाले सेविंग रेजर या ब्लेड का व्यवहार कदापि ना करें, है ना। बहुत लोग क्या करते बोले ना कि ये सबसे भी बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट है पोलियो से क्या समझते हैं, ये पोलियो क्या है? तो पोलियो से क्या समझते हैं? पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और ब्रेन स्टेम के नसों को प्रभावित करती है। देखिए पोलियो क्या होता है, आपके रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपके बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, पूरा शरीर पर, है ना। इसमें क्या क्या देखो, ये किस वायरस से पोलियो अगर देखा जाए किस वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस का नाम ही है, ठीक है, पोलियो वायरस का ही नाम है, पोलियो वायरस के कारण होता है पोलियो, ठीक है। पोलियो का लक्षण क्या होता है? तो इस रोग के प्रारंभिक लक्षण बुखार, उल्टी, पतला पैखाना, सिर और बदन में दर्द तथा गले की पेशियों का सख्त होना, कभी कभी शरीर की पेशियों में मरोड़ होने लगता है तथा रोगी सुस्त हो जाते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं पोलियो के लक्षण है, तो ध्यान रखिएगा। इससे पोलियो का लक्षण जो पोलियो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें होने के बाद ये सब चांसेस रहते हैं, ये सब होता है ना। पोलियो का रोकथाम कैसे किया जा सकता है? तो पोलियो की रोकथाम के लिए पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाती है। यह खुराक नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और पल्स पोलियो अभियान के तहत दी जाती है। तो ये रहे आपके टोटल प्रश्न, ठीक है। इसमें से आपको मिडिल्स क्वेश्चन से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि मतलब टोटल प्रश्न को कवर कर लिया गया। इससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या कोई भी बुक से आप बनाते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको कवर हो गया है ना। आपको इसको अच्छे तरीके से नोट्स कर लेनी है और आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको अगर इसमें से कोई भी प्रश्न में डाउट रहा होगा या फिर आपको कोई अगर क्वेश्चन में किसी तरह का समस्या रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट बार इसको और भी सुधार कर सकूं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे एक नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगता है और अगर इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मनोबल टूटेगा। इसलिए भूल से भी ऐसा ना करें, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।